हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं रूबरू और हमेशा की तरह मैं अभिलाषा पाठक हाजिर हूँ एक नई शख्सियत के साथ। आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रहे हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और साथ ही साथ एक कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर संदीप मारवा की, जो कि मारवा स्टूडियोज़ क्रिएटिव एंटरप्राइजेस और AAFT के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। आइए मुलाकात करते हैं श्री संदीप मारवा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका रूबरू में। हाय। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से आपने काम शुरू किया, किस तरह से इसकी नींव पड़ी? शुरुआती दिनों में कैसे ये जहन में आया कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है? जब मैं अपने स्कूल में था, सरदार पटेल विद्यालय दिल्ली के अंदर ही, तब मैं स्कूल से ही थिएटर, एजुकेशन, रेसिटेशन, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ सभी से बहुत ज़्यादा गूंथा हुआ था। शायद मैं अपने स्कूल का सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टूडेंट था, क्योंकि मैं हर इवेंट में, हर प्रोग्राम में, हर फंक्शन में मौजूद होता था। मुझे लगता है कि ये शायद आग वहीं लगी थी और नींवें भी शायद तभी बोई गई थी। आपने DU में इलेक्शंस भी लड़े? जी बिल्कुल। 77 में इमरजेंसी खुली थी और 2-3 साल के बाद इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे, तो मैंने वो इलेक्शन लड़े और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक नया मकाम हासिल हुआ कि मैं सेंट्रल काउंसिल के लिए लड़ा था। मुझे इतनी ज़्यादा वोटें मिली कि पहली दफ़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास में सेंट्रल काउंसिल की पोस्ट को सुप्रीम काउंसलर बना दिया गया। 1986 के अंदर मुझे मौका मिला जब मैंने एक विचार पैदा किया कि उत्तर भारत में फिल्म सिटी होनी चाहिए। 1985 में 3 फीचर फिल्में साइन की लीड रोल के अंदर, लेकिन तीनों फिल्में मुंबई से छोड़ के दिल्ली वापस आ गया। 1986 में मुझे ख्याल आया कि हमें उत्तर भारत के अंदर ही एक फिल्म सिटी होनी चाहिए और मैंने एक प्रपोज़ल इसका बनाया, जबकि हम लोग चाहते थे कि ये दिल्ली में बने। लेकिन दिल्ली में चाहे वो DDA है, MCD है, NDMC है, LNDO है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है, जितनी भी संस्थाओं को मैं मिला उन्होंने घास तक नहीं डाली और ये विचार कोई सोच ही नहीं पा रहा था कि दिल्ली के अंदर भी या उत्तर भारत में भी एक फिल्म सिटी बन सकती। खैर, ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं नोएडा के चेयरमैन को मिला और मैंने उन्हें ये विचार व्यक्त किया कि एक फिल्म सिटी की योजना क्यों ना बनाई जाए। और मुझे पहला ऐसा वो शख्स मिला जो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उन्होंने बोला कि हमारे पास जगह भी है और हमें एक ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत भी है। ये पूरा प्रोजेक्ट नोएडा अथॉरिटी से लखनऊ गया और लखनऊ के अंदर 1987 दिसंबर में ये प्रोजेक्ट पास हो गया। लोगों का प्यार मिला, अथॉरिटी का मुझे कोऑपरेशन मिला, यूपी सरकार ने इस बात को सराहा। उस वक्त लेट वीर बहादुर सिंह जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और उन्हें भी कहीं ना कहीं फिल्मों को एक्चुअली शौक भी था। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, यश चोपड़ा आए, बोनी कपूर आए, टूटू शर्मा आए, LV प्रसाद आए, पूरन चंद्र राव आए। वो और बात है कि धीरे धीरे ये लोग चले गए। गुलशन कुमार जी जो कि T सीरीज़ के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर रहे, वो मेरे साथ थे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर और हम दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की कि किसी तरीके से लोग आए, अलॉटमेंट हो और कहीं ना कहीं काम शुरू हो जाए। तो 1988 में हमें अलॉटमेंट हुई। 3 साल का हमें वक्त दिया गया। 3 साल के अंदर हमें ये सारे भवन तैयार करने थे और प्रोडक्शन में आना था। लेकिन फिल्म सिटी के साथ ही मारवा स्टूडियोज़ का नाम भी तुरंत ही जहन में आ जाता है। उसे इस्टेब्लिश करने में कितना वक्त लगा और क्या क्या अड़चनें आई? जब मैं यहाँ आया तो कोई कंस्ट्रक्शन भी करके राज़ी नहीं था। तो सबसे पहले अब मैं नेता बन गया, फाउंडर ऑफ फिल्म सिटी कहलाने लगा। तो वो सारी जिम्मेदारी को निभाने के लिए सबसे पहले मैंने अपने स्टूडियो का निर्माण किया। तो हम लोगों ने 10 मार्च 1991 को मारवा स्टूडियो का एक बड़े भव्य तरीके से इसका इनॉग्रेशन किया। करीब 60-70 बड़ी बड़ी फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया पर्सनालिटी यहाँ पर उस वक्त मौजूद हुई और पहली दफ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मेरा नाम बड़े बड़े लोगों के साथ, चाहे वो यश चोपड़ा रहे हों, LV प्रसाद रहे हों, पूरन चंद्र राव रहे हों, इन लोगों ने तो एक मकाम हासिल कर ही लिया था तब तक। तो उनके साथ जब मेरा नाम जुड़ने लगा तो मुझे ये यकीन हो गया कि एक दिन मुझे भी ऐसा ही कुछ बन के दिखाना है। जितने भी चैनल उत्तर भारत में लॉन्च हुए वो सभी लोग ने अपनी शुरुआत मारवा स्टूडियो से की। इससे ज़्यादा खुशी तो इस बात की है कि नोएडा फिल्म सिटी इस वक्त दुनिया के वर्ल्ड मैप ऑफ सिनेमा के ऊपर आ चुकी है और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग फिल्म सिटी बन गई है। बातचीत के सिलसिले को हम जारी रखेंगे, लेकिन आइए यहाँ पर नज़र डालते हैं कि संदीप मारवा जी ने किस तरह से मारवा स्टूडियोज़ को शिखर तक पहुँचाया।
संदीप मारवा एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। 3 जनवरी 1960 को जन्मे संदीप बचपन से ही कला और संस्कृति के प्रेमी थे। शुरू से ही क्रिएटिव रहे संदीप मारवा ने कई थिएटर प्लेस किए तो एक्टिंग में भी हाथ आजमाने की सोची। लेकिन इस सोच के साथ एक और सपना था। वो सपना था अपने देश में फिल्म, कला और एक्टिंग को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक लोगों को कला के प्रति जागरूक करना। और ये सब कुछ वो बॉलीवुड इंडस्ट्री मुंबई में नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया में करना चाहते थे। और इसी के तहत उन्होंने दिल्ली एनसीआर में एक फिल्म सिटी बनाने की सोची। संदीप को फिल्म मेकर, एजुकेटर, सोशल वर्कर और जर्नलिज्म के क्षेत्र में सराहनीय काम करने के लिए करीब 150 अवार्ड से नवाजा गया है। 1993 में अपने इंस्टीट्यूट की नींव रखी, एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, जो नॉर्थ इंडिया का पहला प्रोफेशनल फिल्म स्टूडियो है, जहां फिल्म, कला, एक्टिंग और फिल्म प्रोफेशन से जुड़े सभी कोर्स करवाए जाते हैं। देश ही नहीं विदेश तक से स्टूडेंट्स यहां पढ़ने आते हैं। संदीप मारवा का AFT शुरू करने का एक ही मकसद था कि जो भी स्टूडेंट यहां से शिक्षा लेकर निकले वो हर चैलेंज में अव्वल साबित हो। मारवा स्टूडियोज के कई और भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन रिसर्च सेंटर, इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन क्लब, मारवा फिल्म्स एंड वीडियो प्रोडक्शंस, एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज, एशियन बिजनेस स्कूल, एशियन स्कूल ऑफ ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस, Asian School of Performing Arts, International Children Film Forum, International Public Broadcasting Forum, Production Facility for Telefilm and TV Program and Feature Films. मारवा स्टूडियो एंटरप्राइज पिछले 21 साल में करीब 4,500 से ज्यादा फिल्मों और टीवी प्रोग्राम्स का निर्माण कर चुका है। 1800 शॉर्ट फिल्में बना चुका है। 70 टीवी चैनल्स के लिए करीब 4,000 प्रोग्राम का निर्माण कर चुका है और 15 भाषाओं में करीब 100 फीचर फिल्म्स प्रोड्यूस कर चुका है। करीब 94 देशों के स्टूडेंट्स ने एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म से फिल्म और एक्टिंग की शिक्षा ली है। AFT को अब तक इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट कुल मिलाकर 211 अवार्ड्स मिल चुके हैं। संदीप पिछले 25 सालों से फिल्म और टेलीविजन से जुड़े हुए हैं। आज संदीप भारत में वेल्स के एम्बेसडर हैं। हाल ही में संदीप मारवा को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा संदीप 9 देशों के कल्चर डेवलपमेंट संस्थाओं के चेयरमैन के तौर पर भी काम कर रहे हैं। अगर संदीप मारवा को मीडिया गुरु कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कितनी नई चीज़ें आपने इंक्लूड की, नई चीज़ें आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लेकर आए, जिसकी वजह से चैनलों का ये लॉन्च पैड प्लेटफॉर्म बना। हम लोगों ने ये कसम खा ली थी कि जब हम लोगों ने यहाँ से पहला प्रोग्राम शुरू किया था कि हम लोग डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर दोनों की हिदायतें, दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हर हद तक पूरा करेंगे। और शायद यही वजह रही कि मारवा स्टूडियो जो है वो तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ता गया। और हमारे पास आज दुनिया की वो सब चीज़ें मौजूद हैं जो किसी एक 10 सेकंड की एड फिल्म बनने से लेकर और 3 घंटे की फीचर फिल्म बनने तक आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है। 2 साल हम लोगों ने बहुत मेहनत की, करीब 60-70 प्रोग्राम बना लिए। तब जाकर हमें इस बात का यकीन हो गया कि उत्तर भारत की ये फिल्म सिटी तब तक इस्टेब्लिश नहीं होगी जब तक कि यहाँ पर ट्रेंड मैन पावर नहीं होगी। जुलाई 1993 में एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की शुरुआत की और देन नो लुकिंग बैक। पहला जो आपका बैच था कितना रॉ था और आपने खुद उनके साथ कितनी मेहनत की है? हकीकत तो ये है कि मैं 50 बैच तक पढ़ाता रहा हूँ। ये मेरा 82वां बैच चल रहा है और 50 बैच के बाद मैंने अपनी क्लासेस जो हैं वो धीरे धीरे कम कर दी, क्योंकि शायद बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से शुरू कर ली। मेरा आइडिया ये था कि जो यहाँ से निकले वो 100% सक्सेसफुल हो। 4 कोर्सेज से शुरू किया था 40 सीटों के साथ, और अब मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि हम लोग इस वक्त तकरीबन 45 कोर्सेज चला रहे हैं और एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन जो है वो 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड मीडिया ट्रेनिंग में हासिल कर चुका है। दुनिया के पहले 10 सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा काबिल और कामयाब फिल्म स्कूलों के अंदर
हमारा नाम आता है। हमारे यहाँ से निकली हुई एलुमनाई जो है वो पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में काम कर रही है। पूरे भारत के अंदर तकरीबन 3 लाख से भी ज़्यादा एजुकेशन सेंटर हैं और हम लोग एकमात्र ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर 94 मुल्कों से बच्चा आकर पढ़ा है। देख रहे हैं रूबरू और हमारे आज के खास शख्सियत हैं मिस्टर संदीप मारवा, जो कि मारवा स्टूडियोज क्रिएटिव एंटरप्राइजेज और AAFT के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी ऊपर वाले की तो मेहरबानी है ही है और मीडिया के लोगों की और जिन लोगों ने हमारे साथ मिलकर मेहनत की है, ये सब उसी का नतीजा है कि अब तक हमें जो है तकरीबन 13 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, 26 नेशनल अवार्ड, 13 स्टेट अवार्ड और बाकी सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, फिल्म, टीवी, मीडिया, जर्नलिस्टिक एसोसिएशन से और सब कुल मिलाकर 211 अवार्ड मिल चुके हैं। ओह माय गॉड, बिग नंबर्स। सर ये बताइए कि अभी मारवा स्टूडियोज़ में कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? मारवा स्टूडियो और इसके साथ जितनी भी एलाइड एजेंसीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं या फिल्म सेटअप्स हैं, कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पर करीब 130 लोग काम कर रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि सभी लोगों के अंदर एक नया उत्साह है, जोश है, लगन है और सभी लोग जो हैं यहाँ जो मेरे साथ जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर देश के प्रति एक अच्छी भावना है। और मेरा एक प्रिंसिपल रहा है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि देश मेरे लिए क्या कर रहा है, सरकार मेरे लिए क्या कर रही है। मेरी सोच ये कहती है कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, और हम चल रहे हैं इनके सारे डिपार्टमेंट्स में। इस छोटे से दफ्तर से हमने कोशिश की है कि हम लोग पूरी दुनिया तक पहुँच सकें और परमपिता परमेश्वर की ये बहुत मेहरबानी है कि हम लोग अपनी रीच जो है अब तक 94 मुल्कों तक पहुँचा चुके हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है मुझे कहते हुए कि मैं वेल्स का एम्बेसडर हूँ इंडिया में। मैं अभी हाल ही में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन से एफिलेटेड है, मैं उसका भी एम्बेसडर नियुक्त हुआ हूँ। भारत का पहला पोलैंड से फिल्म के उपलक्ष्य में लाने वाला जो अवार्ड है वो हमें मिला। ये मुझे बड़ी खुशी है कि मैं पहला भारतीय था जो पोलैंड से ये अवार्ड लेके आया। और पोलिश फिल्म तो इंटरनेशनली अक्लेम्ड होते हैं, बहुत बढ़िया उनकी जहन है, जी बिल्कुल, सोच है। और इसीलिए शायद मुझे इंडो पोलिश फिल्म एसोसिएशन का चेयरमैन भी नियुक्त कर दिया गया। इसी के साथ हम लोग पहला अवार्ड इजिप्ट से लेके आए भारत के लिए, पहला अवार्ड बेल्जियम से लेके आए भारत के लिए, पहला अवार्ड हंगरी से लेके आए भारत के लिए। और जिसके लिए मुझे देश भर से मीडिया पर्सन के, फिल्म मेकर्स के और दुनिया भर के सभी लोगों से बहुत बहुत मुबारकबाद मिली। जहाँ जहाँ मैं यहाँ से खिताब लाता गया वहीं वहीं एक नई संस्था का जन्म होता गया। हम लोगों ने इंडो पोलिश फिल्म एसोसिएशन, इंडो नाइजीरियन फिल्म एसोसिएशन, इंडियन पीरू फिल्म एसोसिएशन, इंडो सूडान फिल्म एसोसिएशन, इंडो साउथ अफ्रीकन फिल्म एसोसिएशन, ये सभी संस्थाएं जो सरकारी लेवल के ऊपर तैयार हुई वो बनी। और ये मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे उसका चेयरपर्सन नियुक्त करते गए लोग, तो उसको मैं डाइजेस्ट कर रहा हूँ। मैं हल्का सा इंट्रोड्यूस करता जाता हूँ। एक हमारा डिपार्टमेंट है, देख रहे हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फोरम, एनीथिंग टू डू विद द वुमन। फिल्मों का पिक्चराइजेशन, फिल्मों की शूटिंग, ऐसे सब्जेक्ट डेवलप करने जिनमें हम लोग औरतों को ज़्यादा हाईलाइट कर सकें। हमारा ऐसा फिल्म फेस्टिवल जो वुमेन से रिलेटेड हैं, और इसके साथ साथ जितनी सोशल एक्टिविटीज़ हैं वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी एजुकेशन, उनकी सिक्योरिटी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस सेक्शन के अंतर्गत देखी जाती हैं। तो फिल्म को हमने ज़रूर मुद्दा बनाया है बिकॉज इट्स दी बिगेस्ट सोर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। लेकिन उसके साथ साथ हमने किसी भी कदम के ऊपर सोशल एक्टिविटी को नहीं भूला है। जी। हमारा दूसरा सेगमेंट आ जाता है चिल्ड्रंस फिल्म फोरम के ऊपर। हाँ, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फोरम वो देखती हैं, और जिसके अंदर हम चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल 1000 से भी ज़्यादा हम लोग चिल्ड्रन फेस्टिवल कर चुके हैं। मेरे ख्याल से 1000 से भी ज़्यादा स्कूल हमारे यहाँ विज़िट कर चुके हैं, करीब 500 से भी ज़्यादा कॉलेज विज़िट कर चुके हैं। तो मारवा स्टूडियो जो है वो सिर्फ फिल्म मेकिंग सेटअप को नहीं देखता है, हम लोग जो हैं वो पूरे सोशल अपलिफ्टमेंट को देख रहे हैं। हमारा अगला डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग फोरम। इसके अंतर्गत हम लोगों ने रेडियो शुरू किया है, हम लोगों ने टेलीविज़न शुरू किया है,
और हमारा एक फिल्मों का कमीशनिंग का प्रोग्राम रहता है, जिसके अंतर्गत हम लोग रेडियो चला रहे हैं, जो रेडियो नोएडा 107.4 FM है। भले ही वो नोएडा और इसके आसपास से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बन चुका है। 211 मुल्कों में इसे सुना जा सकता है रेडियो noida.fm के ज़रिए। और इसी तरीके से हम लोगों ने टेलीविज़न शुरू किया है, जो है marvastudio.tv। चलिए हम चलते हैं उनके इंस्टीट्यूट को अब ज़रा और करीब से जानते हैं। कैमरा क्लास का एक हिस्सा है, हम लोग बच्चों के हाथ में इक्विपमेंट देते हैं शुरू से ही, ताकि ये लोग रम जाएं, बिल्कुल, जो झिझक खत्म हो जो जाए। डर है कैमरे का वो खत्म हो जाए। अब जब आएंगे AFT तो हर कोने में आपको ऐसे ही बच्चे दिखेंगे जो हर पल कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और टीचर्स भी उनके साथ बहुत ही मेहनत करते हुए दिखते हैं। सर अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जी प्लीज़, क्लासेस। आइए प्लीज़। ये हमारा एक एडिटिंग डिपार्टमेंट है, जहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स को कंप्लीट एडिटिंग और फिल्म साउंड के बारे में बताते हैं। थ्योरी प्रैक्टिकल साथ साथ चलता है, स्क्रीनिंग ऑफ सिनेमा, स्क्रीनिंग ऑफ टेलीविज़न प्रोग्राम, और इस तरीके से स्टूडेंट्स को अपलिफ्ट होने का मौका मिलता है। और इसमें कुछ स्टूडेंट जो सिर्फ एडिटिंग सीख रहे होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूरा पोस्ट प्रोडक्शन का पूरा प्रोडक्शन का पूरा सेटअप सीखते हैं। जी। डिफरेंट किस्म की प्रोडक्शंस इनको दी जाती हैं, चाहे वो न्यूज़ हैं, इंटरव्यू हैं, चाहे वो फिक्शन प्रोग्राम है, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, म्यूज़िक वीडियो हैं, ताकि सारे फॉर्मेट की एडिटिंग ये लोग सीख लें। बिल्कुल, शूट करने से लेकर एडिट टेबल पे उसे एडिट कराने जी, तक, एक बिल्कुल। पूरे किस तरह से प्रोग्राम प्रोड्यूस करना है वो ये बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे। जी। हम लोगों ने पिछले साल फैशन स्कूल फॉर्मली खोल दिया। आप सोचिए कि जब एक सब्जेक्ट फैशन का था और हम लोग मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया और मिस एशिया पैसिफिक तैयार कर सके, तो आप अब अंदाज़ा लगा लीजिए जब हमारे पास फैशन स्कूल है तो ये लोग क्या कमाल करने वाले हैं। समीक्षा, क्या क्या सीख रही हैं आप यहाँ पे? अभी हम लोग को रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, रेडियो, इन सब की क्लासेस लगाई जा रही है। तो रेडियो में जैसे प्रैक्टिकल और थ्योरी, हिस्ट्री ऑफ थ्योरी, डिक्शन वगैरह सब कुछ सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमारे रेडियो के सेशंस करवाए जाते हैं। हर बच्चे को एक एक में प्रोडक्शन के काम होते हैं। ऐसी फोटोग्राफी की थ्योरी, कहाँ से वो आए, ओरिजिन वगैरह, और फिर यहीं पे हमारे पूरे सेशंस करवाए जाते हैं फोटोग्राफी के। और रिपोर्टिंग में, प्रिंटिंग में, टेलीविज़न इंटरव्यूज़ दिखाए जाते हैं, तो वो उन सब पे हमारे क्लासेस होती हैं। आइए, ये मैं आपको अब उस कमरे में ले आया हूँ जहाँ पे फिल्मों के निर्माण की सोच शुरू होती है। द बिगनिंग ऑफ मेकिंग ऑफ द फिल्म्स इन मारवा स्टूडियोज़। हमारा ये एक नियम है कि जो भी फिल्में मेरी प्रोडक्शन कंपनी बनाएगी, उसके लिए भी मैं हमारे यहाँ के जो तैयार किए हुए स्टूडेंट डायरेक्टर्स हैं, उनको ये मौका दिया जाता है कि वो फिल्में बनाएं। भले वो न्यूज़ प्रोग्राम हैं, ENGs हैं, चाहे वो मल्टी कैमरा सेटअप हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं या फिक्शनल प्रोग्राम हैं। सर बताइए, क्लास के बारे में क्या बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, और AFT में क्या ख़ास आकर ये सीखते हैं? हम यहाँ अपने स्टूडेंट्स को फिल्म की ग्रामर सिखाते हैं। किस तरीके से फिल्में बनाई जाती हैं, कैसे कैसे फिल्मों का तरीका होता है, उनकी सोच क्या होती है, उसके पीछे काम करने में कितनी मेहनत होती है, ये इन लोगों को यहाँ पे बताया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से भी कुछ ऐसे डायरेक्टर पैदा होंगे जो सिर्फ इंस्टीट्यूशन का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, हम भी यही दुआ करते हैं कि ये बच्चे जो हैं यहाँ से निकले तो एक सीख लेकर। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी की कुछ पर्सनल बातें, या कह सकते हैं कि उनके पारिवारिक जो पहलू है उसे हम करीब से जानने की कोशिश करते हैं। सर अपने परिवार के बारे में बताइए, आप लोग मूलतः कहाँ से हैं? जी, अगर बहुत पीछे जाऊं तो मेरे पिताजी 1947 में विभाजन के वक्त पाकिस्तान से दिल्ली जान बचाकर पहुंचे, और उन्होंने अपने ज़िंदगी का करियर 200 रुपये से शुरू किया, और हम लोगों ने बचपन से ही उनको कड़ी मेहनत करते हुए देखा। हमारे अंदर वो सेक्रीफाइस की जो फीलिंग है वो वहीं से पैदा होनी शुरू हो गई कि जब हमने देखा कि सारी फैसिलिटीज़ हमें ना देकर वो अपनी बाकी फैमिली, यानी अपने ब्रदर के बच्चों और उनके आगे परिवारों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सुंदर बात आपने कही। अपने स्कूल डेज के बारे में बताइए, आप कैसे थे? क्या शैतानी भी करते थे? मेरी शैतानी कोई हरकतें थीं, किसी को चूंडी मार देना, किसी को हल्का सा धक्का दे देना,
या म्यूज़िक की क्लास चल रही है तो म्यूज़िक की क्लास में जाके बैठ जाना, ड्रामा चल रहा है तो ड्रामा की क्लास में जाके बैठ जाना। लेकिन वो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा जो समय है वो व्यर्थ नहीं हुआ, वो मुझे शायद आर्ट और कल्चर की तरफ अपने ओर आकर्षित करता था। आर्ट की तरफ जो इतना रुझान था आपका, उसे लेके परिवार में कैसा माहौल था? अच्छी खासी डांट पड़ती थी क्योंकि मैं हद को पार कर गया था। मैं 12-12 घंटे थिएटर करता रहता था। हमारा एक ग्रुप था हम, जिसमें नादरा ज़हीर, राज बब्बर, पंकज कपूर, नीना गुप्ता, सारे मंजे हुए कलाकार। हाँ, अनुपम खेर, हम लोग सभी लोग एक साथ थे। उसमें सभी तो एनएसडी वाले थे, मैं एक अकेला था जो एनएसडी से नहीं था। तो वहाँ पे मेरे पिताजी मुझे बार बार ये बात याद दिलाते थे कि देखो ऐसा है कि ये उनका प्रोफेशन है, नाटक करके उन्हें रोटी कमानी है और तुम जो है उनके बीच में जुड़े हुए हो, तुम पल्ले से पैसे खर्च करके नाटक करते हो, रोज़ अपना 10-12 घंटे व्यर्थ कर रहे हो। या तो इसको अपना प्रोफेशन बना लो या इसको छोड़ के कोई और काम शुरू कर लो। सर, आपने थिएटर की बात की तो ये बात कई लोगों के जहन में आती है, मुझे लगता है हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे, इतनी खूबसूरत व्यक्तित्व के आप मालिक हैं, तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं होगा कि किसी हीरो का रोल आपको ऑफर ना हुआ हो, तो फुल फ्लेजेड एक्टिंग को आपने क्यों नहीं परस्यू किया? कर सकता था क्योंकि पहला शौक शायद एक्टिंग रहा। जब मैंने एक्टिंग की, 100 से भी ज़्यादा शो मैंने स्टेज पे किए। दिल्ली दूरदर्शन एक ही चैनल हुआ करता था, उस पर कई प्रोग्राम दिए, फीचर फिल्म भी मैंने साइन की। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि शायद मैं इससे ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। शादी के बारे में बताइए। सभी लोग जानते हैं कि आप कपूर परिवार से जुड़े हुए हैं और अभी फैमिली में आपके कौन कौन हैं, उनके बारे में बताइए। ये तो चांस की बात है कि जब मेरी शादी पक्की हुई, मेरी अरेंज मैरिज थी, तब इस परिवार से अनिल कपूर ने जो है वो पहली एक फिल्म साइन की थी, वो भी एक छोटे रोल के लिए। FC मेरा की एक फिल्म थी और एक फिल्म फेयर में इतनी सी फ़ोटो पहली अनिल कपूर की छपी थी, मैं इसको तब से जानता हूँ। जहाँ दिल्ली में हमारा नाम बन रहा था, वहाँ मुंबई में कपूर्स का नाम भी बन रहा था। तो हम लोग दोस्त ज़्यादा हैं और रिश्तेदार कम। मेरे घर में मेरे पत्नी के साथ हमारे 2 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बेटा इस वक्त फीचर फिल्म में लीड रोल की तैयारी कर रहा है, उसे अभी अक्षय कुमार ने साइन किया है फगली फीचर फिल्म के लिए जी। और मई में उसकी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, पहली फिल्म। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि वो मेरी तरह ही मेहनती और ईमानदार है और उम्मीद करता हूँ कि उसकी फिल्म अच्छी चले। मेरा छोटा बेटा मेरे साथ है यहाँ पर, वो इस वक्त मारवा स्टूडियो का CEO है। जो कुछ खास करना चाहते हैं, नौजवान अपने बल पे करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं समझता हूँ कि 4 चीज़ें जो हैं वो किसी भी बिजनेस का धर्म हो सकती हैं: पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, सिंसेरिटी एंड डेडिकेशन। अगर इन 4 धर्मों को, 4 पिलर्स को अगर कोई भी नया एंटरप्रेन्योर अडॉप्ट कर ले, एक्सेप्ट कर ले, अपना नियम बना ले, तो वो जिंदगी में कभी फेल तो हो ही नहीं सकता। बड़ा आदमी, मेरी सोच कहती है कि बड़ा आदमी जो है वो अपने विचारों से बनता है। अमीरी दिल से है, धन से नहीं। बड़ापन अक्ल से है, उम्र से नहीं। आपका फेवरेट सिंगर? मेरा फेवरेट सिंगर तो मुकेश रहे हैं, क्योंकि मैंने राज कपूर साहब को बहुत चाहा है और राज साहब के लिए मुकेश ने बहुत सारे गाने गाए हैं। मुकेश के गानों पे मैं काफ़ी तवज्जो देता रहा हूँ, जबकि ज़्यादातर गाने जो हैं वो दर्द भरे गीत हैं। तो एक कोई ऐसा ही नगमा हमारे दर्शकों के लिए आप गुनगुना दीजिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए तू अब। ये थे संदीप मारवा जी
हमें पूरी उम्मीद है कि इनसे आपने ढेर सारी प्रेरणा ली होगी, ऊर्जा ली होगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए और कामयाब होने के लिए। इसी सोच के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार मुलाकात होगी ऐसी ही किसी दिग्गज हस्ती से। तब तक रखिए अपना ख्याल। टेक केयर एंड बाय बाय। थी कहीं तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? और अगर ऐसी ही किसी शख्सियत की कामयाबी की कहानी आप देखना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें रूबरू@sadhananews.net।